नमस्कार साथियों, स्वागत है फिजिकल एजुकेशन विद K2 में। और आज हमारी क्लास है अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के बारे में। अब आप लोगों का एक सबसे जो मेजर सवाल क्या है सर, पहली बार देख रहे हैं इसको, पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो, पहले आप लोग हमेशा ओलंपिक को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, पैरा ओलंपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं था, ना ही इंडिया मेडल जीतता था और ना ही हम क्यूरियस होते थे कि हमको पैरा श्रेणी के बारे में जानना है। ये उसी प्रकार की शिक्षा है। फिजिकल एजुकेशन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या है भाई, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। सपोज दैट आज मेरे एक हाथ नहीं है तो मेरे को उसी प्रकार के गेम्स डेवलप किए जाए, उसी प्रकार की शारीरिक शिक्षा दी जाए जिससे मेरे एक हाथ के बिना भी मेरे पास क्या हो जाए, ये अनुकूलित हो जाए, यानी मेरे से क्या हो जाए भाई, अनुकूलित हो जाए, इसके साथ में खेल सकूं। तो यही चीज होती है भाई अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझेंगे आज, बहुत सारे नए फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और सभी को ये क्लास इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से सवाल अगर पूछा जाएगा ना तो सिर्फ इस क्लास को देखने वाले का ही सही होगा, बाकी किसी व्यक्ति का सही नहीं होगा। क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव है, जितना साल मैंने फिजिकल एजुकेशन में दिया है उसके अनुसार से बता रहा हूं। क्योंकि इस लेवल का मटेरियल आपको कोई तैयार करके लाके नहीं दे सकता, कोई आपको इस लेवल में इस कदर से आके नहीं पढ़ा सकता कि समझाने के लिए वो बिल्कुल जी जानी वो कर ले। तो अब शुरुआत करते हैं अपना मेन। सबसे पहले देखो आपके सामने जो चीज आई है वो क्या है भाई, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं तो ताकि आपके लिखने, हाँ देखो सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आना चाहिए कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है क्या, यानी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है क्या। सबसे बड़ा सवाल, सबसे मेजर सवाल क्या है कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है क्या। तो दो शब्दों को समझना है कि जो आपके विकलांग छात्रों के लिए, किसके लिए भाई, विकलांग छात्रों के लिए, विकलांग छात्रों के लिए डिजाइन किया गया एक विशिष्ट और व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। ये दो शब्द है, किसके लिए भाई, विकलांग छात्रों के लिए। कैसा है, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक है, और कैसा, व्यक्तिगत जो आपकी शारीरिक शिक्षा, यानी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज द स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्टूडेंट, कौन से, डिसेबिलिटी के साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले क्या है इसकी परिभाषा, यानी ये किसके लिए। दूसरी चीज क्या है, यह छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और जितनी भी उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके अनुसार क्या है, दिया जाता है। वापिस समझेंगे क्या है, ये छात्रों की उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुरूप शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम के जो आपके मोटर कौशल होते हैं, जो भी छोटी बड़ी बच्चे को सिखाते हैं, कुछ भी हो, छोटे बड़ा खेलना हो, छोटी छोटी एक्सरसाइज हो, उनको कहते हैं मोटर कौशल। शारीरिक फिटनेस और जिम्मेदारी व्यवहार को विकसित करने पर केंद्रित होता है। तो मेरे सभी भाइयों को यह चीज समझ में आ गई होगी कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन विकलांग यानी दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशिष्ट रूप से तैयार किया गया, विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया कोर्स है। दूसरी चीज क्या है भाई, अब अपने को यह पता होना चाहिए कि इस अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का क्या लक्ष्य है। एक ही लक्ष्य है जो आपको याद रखना है, यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को उनकी विकलांगता यानी उनकी डिसेबिलिटीज के परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के उसके अवसर को देना है। यानी मैं बात करूं, कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है लेकिन वो हमारे साथ फुटबॉल में भाग नहीं सकता, वो हमारे साथ क्रिकेट में कैच कर पकड़ नहीं सकता, तो हमको भी क्या करना चाहिए, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्या करना चाहिए कि वो उसके लिए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम तैयार करेगा। जो किस पर निर्भर करता है, वो उसको ये सुनिश्चित करना, ये डिसाइड करना कि उसकी क्या तो विकलांगता है यानी क्या डिसेबिलिटी है, और उसके अनुसार ही वो कार्यक्रम तैयार करेगा। आपने देखा होगा, आप सभी जानते हो, व्हील चेयर बास्केटबॉल कॉमनवेल्थ में भी है, यानी जो व्हील चेयर पे खेलेगा, जो बच्चा व्हील चेयर पे, वो भी बास्केटबॉल खेल सकता है। आपको पता है ब्लाइंड क्रिकेट है, आपको पता है डिसेबल्ड क्रिकेट है, ये सब अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन आप लोग पहली बार इसको इस वजह से देख रहे हो, पढ़ा ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, आपको समझ में पहली बार आएगा कि ये वाली सारी चीजें भी इसमें थी। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है और दूसरी चीज क्या है,
इसका लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य जानने के बाद में अपन एक और चीज पे चलते हैं कि भाई अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, हेल्प करना ऐसे स्टूडेंट को जो डिसेबिलिटी है, और उनको क्या डेवलप करना है, मोटर स्किल्स, उनकी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करना है, और इनहेंस सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, यानी उनकी भावनात्मक और जो सामाजिक जो भी कह सकते हो क्षमता है, जो उनका क्या कहते हैं अपलिफ्ट जो है, वो सारा चीज करना है। यानी विकलांग छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मोटर कौशल विकसित करने, शारीरिक फिटनेस में सुधार करने और सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। तीन चीजें समझिए, तीनों बहुत प्यारी हैं। सबसे पहले अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो हमने देखा अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से डिजाइन किया गया कोर्स है। फिर दूसरी चीज उनका लक्ष्य देखा, एम्स देखे, तो एम्स क्या है भाई, इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसा डिजाइन किया जाए ताकि इनको ऐसी भावना नहीं आए, इनकी डिसेबिलिटी की परवाह किए बने बिना ये खेल सके। तीसरी चीज क्या आती भाई, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनकी सामाजिक, शारीरिक और सारी वेलबींग करना है। ये चीज करने के बाद हमारे सामने एक और चीज आ जाती है, और वो क्या आती है भाई कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। सर क्या हम भी जान सकते हैं कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है? बिल्कुल, अपन ने 5 प्रकार की डिसेबिलिटी अपन आज के क्लास में पढ़ने वाले। सबसे पहले क्या है भाई, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक विकलांगताएं, जो शारीरिक रूप से विकलांगताएं उनकी पढ़ेंगे। फिर सेंसरी डिसेबिलिटीज यानी संवेदी अपन विकलांगताएं पढ़ेंगे, जो संवेदी यानी सेंसर्स जिनके काम नहीं कर रहे वो विकलांगताएं होती है। तीसरी होती है इंटेलेक्चुअल यानी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, यानी आपकी बौद्धिक या फिर विकासात्मक, वो कि जो आदमी यहां से ही क्या है, विकलांग है, यह आदमी हाथ पैरों से था, यह आदमी सेंस नहीं कर सकता। और ये क्या है, मेंटल या बिहेवियरल आपकी डिसेबिलिटी यानी मानसिक और व्यवहार संबंधित, वो ये तो क्या है, बिल्कुल पागल हो गया जैसे मान लो। इसको ये क्या हो गया भाई, इसमें कम बुद्धि, इनके बीच में फर्क। और ये क्या है भाई, जैसे सेंस नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुनना, देखना आदि इसमें आ जाएगा। ये चीज करने के बाद में अपन आगे चलेंगे। कुछ ऐसी और कैटेगरीज होती है जिनमें भी अपने को देखना है कि जैसे एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज हो। तो ये इस प्रकार से कुल मिला के अपने पास कितने डिसेबिलिटी के प्रकार हो गए भाई, 5। और ये पांचों कौन सी है, आपकी शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और अन्य श्रेणी का। बताऊंगा भी सही क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ना। आगे चलो, तो सबसे पहली क्या है भाई, पहली डिसेबिलिटी है आपकी शारीरिक डिसेबिलिटी। अब इन शारीरिक डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है भाई, वो हमको समझना है। सबसे पहले क्या है, इसमें शरीर की गति या मोटर कार्यों में जो बाधाएं शामिल है। जैसे उदाहरण क्या है भाई, सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या दिक्कत आ सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। अब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, गति एवं गतिशीलता में कठिनाई होना, यानी उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, वो सारी किसमें आती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। दूसरा क्या है भाई, सेरेब्रल पल्सी। अब ये सेरेब्रल पल्सी क्या है, मस्तिष्क का आघात है। ये मस्तिष्क पूरी तरह से काम नहीं करता, इसकी वजह से आपके जो नर्व है, जो मसल्स है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपको सेरेब्रल पाल्सी दिमाग से संबंधित है। अब दिमाग आपको सिग्नल नहीं भेज पा रहा, छोटे छोटे मतलब यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे, तो वो क्या है, कोई मूवमेंट करवा ही नहीं पा रहे। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे कोई भी मूवमेंट होता है वो तब मूवमेंट होता है जो एक लेवल पे उसका थ्रेशोल्ड यानी एक लेवल तक का सिग्नल आएगा ना, तभी जाके कोई ना कोई मूवमेंट होगा। अब ये सेरेब्रल पाल्सी इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या है, एक तंत्रिका संबंधित स्थिति जो गति और मुद्रा को प्रभावित करती है। यानी आप देखो मेरे सेरेब्रल पाल्सी है, तो मेरे सेरेब्रल पाल्सी है तो मैं चाहूंगा तो सही कि मैं इसको पेन को मुट्ठी बीच कर टाइट करके पकड़ लूं, लेकिन मेरी सेरेब्रल मतलब यहां से जो तंत्रिकाएं हैं उतना न्यूरोट्रांसमीटर भेज ही नहीं पाएगी कि इतनी शक्ति से मैं चाहूंगा तो भी मैं पूरा जोर लगा कि इसको नहीं पकड़ सकता, जैसा बैठना चाहूंगा वैसा नहीं बैठ सकता, बहुत दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले गति की दिक्कतें होगी, फिर मस्तिष्क से संबंधित दिक्कतें होगी। दोनों किसमें आती है, फिजिकल में आती है। और यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, और इस क्लास को देखने वाला व्यक्ति ही बता पाएगा कि सर ये तो फिजिकल डिसेबिलिटी है, और बाकी सब लोग किसको क्या लगा देते हैं, मेंटल या फिर आपके बौद्धिक में लगा देते हैं। आगे चलेंगे भाइयों, आगे एक चीज और समझेंगे कि आपकी एक और चीज होती है सी नंबर पे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से एक वर्ड आपको ध्यान रखना है
कि आपके अनुवांशिक रोगों का समूह होता है जो आपको क्या कर देता है, आपकी मांसपेशी में वीकनेस पैदा कर देता है। मतलब एक तो क्या होती है हाइपरट्रोफी यानी मांसपेशी को बढ़ना, और एक डिस्ट्रोफी होती है तो मांसपेशी का घटना। मांसपेशी का घटना, अब घटने का मतलब क्या है, उसकी कार्यक्षमता, उसकी कार्यक्षमता घट जाती है, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मांसपेशीय दुर्विकास। विकास का मतलब और ये विकास खत्म हो जाता है। फिर चौथा है, एक और हमारे सामने डिसेबिलिटी है, फिजिकल में क्या आती है, स्पाइनल कोड इंजरीज, यानी रीढ़ की हड्डी में जो भी इंजरीज होती है वो भी फिजिकल में आती है। आपने देखा होगा ना, लोअर स्पाइन में दिक्कत आ जाती है किसी के, तो रीढ़ की हड्डी की क्षति पहुंचाने पर उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। और ये सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, अंदर आपको पता है कि स्पाइनल कोड की इंजरी में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या फिजिकल में अपन, अब ये ई नंबर का देख रहे हैं, मतलब 5 डिसेबिलिटी देख रहे हैं फिजिकल प्रकार में। तो सबसे पहले क्या है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस वात रोग या फिर घुटने में आपके अर्थराइटिस होता है, इसकी वजह से भी अपन मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये भी क्या है भाई, ये भी कौन सी डिसेबिलिटी है, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें क्या है भाई, जोड़ों में सूजन के कारण दर्द और जकड़न या अकड़न होती है। उसके बाद में एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को आप यहां पे एफ डिनोट कर दो। एपिलेप्सी होती है छठी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है भाई, एक तंत्रिका संबंधित विकार है जिसके कारण दौरे पड़ने लगते हैं, यानी मानसिक रूप से भी अगर कुछ भी हो लेकिन उसका प्रभाव कहां देखने को मिले, शारीरिक रूप से। यानी ये 6 डिसेबिलिटी हमने कहां देखी भाई, डिसेबिलिटी यानी डिसेबिलिटी या दिव्यांगता का प्रकार या विकलांगता के प्रकार। यहां लिख लो विकलांगता के प्रकार। अब विकलांगता कितने प्रकार की होगी, 5, और 5 में पहली है शारीरिक विकलांगता, और शारीरिक विकलांगता कितने प्रकार की है, 6। कोई मिर्गी पूछे, कोई अर्थराइटिस पूछे, कोई सेरेब्रल पाल्सी पूछे, कोई आपके मस्कुलर डिस्ट्रोफी पूछे, ये सारी की सारी किसकी है भाई, देखो फिजिकल डिसेबिलिटी में लोकोमोशन आपकी या लोकोमोटर एबिलिटी, जिसमें कुछ भी गति या गतिशीलता से संबंधित हो जाती है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या है भाई, आपके मस्तिष्क संबंधित जो भी पक्षाघात हो जाते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या देखा भाइयों, स्पाइनल कोड की देखी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखी, अर्थराइटिस देखा और एपिलेप्सी देखा। ये करने के बाद में हमारे सामने आ जाती है सेंसरी आपकी डिसेबिलिटी, यानी सेंसरी यानी संवेदिक जो आपकी विकलांगता है वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखोगे। इसमें व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति की सुनने की क्षमता या गंध जैसी इंद्रियों को प्रभावित करती है। यानी सेंसरी में जो सेंस होती है, जो 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन है, नाक, कान है, जैसे नाक है, जो सेंस करते हो, सूचनाएं लेते हो, उनको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये सेंसरी ऑर्गन जैसे आंखें हैं तो सेंस कर लेती है कि दिख रहा है सामने से, सुन सकते हो। जीभ आपका टेस्ट कर लेती है, फिर आपकी स्किन आपको स्पर्श कर लेती है। ये सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंस ऑर्गन्स में कोई भी दिक्कत आ जाए, जैसे सबसे पहले क्या भाई, ए में है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन। अब अंधापन पूर्ण भी हो सकता है और आपके आंशिक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंधापन भी हो जाता है, ये सेंसरी डिसेबिलिटी आ जाएगी। अब लोग तो क्या कहेंगे, यार ये तो शारीरिक डिसेबिलिटी है, दिख तुम्हें शारीरिक रहा है संवेदी अंगों में दिक्कत। उसके बाद में क्या, लो विजन। अब देखो ये तो पूरा ब्लाइंडनेस मतलब कंप्लीट अंधा है, और ये है इसमें कम दिख रहा है, ये पार्शियल इसका विजन में दिक्कत आ रही है। उसके बाद में क्या है, सी में आ जाता है डेफनेस यानी बहरापन, और चौथा आ जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी इसमें तो बिल्कुल बहरा है लेकिन इसमें क्या है भाई, आदमी को सुनने से संबंधित दिक्कतें आती है। तो सुनना और देखना किसमें आ गया भाई, सेंसरी डिसेबिलिटी में आ गया। और मुझे पता है आप लोगों को ये चीज है वो समझ में आ गई है। अब अपन आगे बढ़ेंगे भाई। और अब देखो तुम्हें पता है अपना जो नियमित कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अपने यार दोस्तों को प्रेरित करना है, ऐप पे जाकर रिव्यूज भी लिखने, और दूसरी चीज क्या करनी है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। आपको पता है कि मैं कुछ कुछ शब्दों पे बहुत जोर देता हूं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि इनको पढ़ाने से पहले आपको भेज दिया करूं, तो ताकि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सको। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बार इसको रिवाइज करना है। अब आगे चलते हैं। तीसरी डिसेबिलिटी हमारे सामने है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जो विकास जब बच्चा बन रहा था तभी दिक्कत आ गई, यानी बौद्धिक आपकी जो अक्षमता है या विकलांगता है उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आ गई
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी आदमी क्या है, औरों से कम बुद्धि है, यानी सोच ही नहीं पा रहा है और व्यवहार उस तरह का नहीं कर पा रहा है। और एक चीज क्या आ जाती है भाई, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये भी किस में आएगी, ये भी बौद्धिक में आएगी। कोई आदमी, जैसे एक होती है डिसलेक्सिया, किसी को लिखने में दिक्कत है, फिर आती है डिसकैलकुलिया यानी कोई आदमी जोड़वा की ढंग से नहीं कर सकता, फिर आती है आपकी डिसग्राफिया यानी आपको कोई भी चीज है पढ़ने लिखने में ये दिक्कतें आ जाती है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। और हम साइकोलॉजी के जो लर्निंग वाला जो चैप्टर होता है, सीखने वाला जो चैप्टर होता है, इसमें बहुत अच्छे से अपने को इसको और अपन देखते हैं। तो अपने को समझना क्या है, समझना ये है कि हमारे जो दिमाग में कुछ भी डिसेबिलिटीज आती है तो वो हमारे को पढ़ने में और इनमें प्रभावित करती है। और आप लोग जैसे ही अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चैप्टर से छोड़ना नहीं है। अपना चैप्टर का नाम क्या है, अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बाद में क्या क्या विकलांगताएं के प्रकार है या डिसेबिलिटीज के क्या प्रकार है, तीसरी अपन डिसेबिलिटीज देख रहे हैं। फिर एक और बीमारी आती है जिसको कहते हैं ऑटिज्म। अब ये ऑटिज्म बीमारी है क्या, ये ऑटिज्म जो आपका डिसऑर्डर वो क्या है, ऑटिज्म डिसऑर्डर एक तरह का है जिसको अपन कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जो स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है ये क्या होता है, एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक संपर्क और संचार को प्रभावित करता है। एक ऑटिज्म जो बच्चा है वो अपने आप में डूबा रहता है। जैसे मैं अगर ऑटिज्म का शिकार हूं तो मैं अपने में डूबा रहूंगा, अपनी ही चीजें, जैसे मैं खुद पे ही फोकस कर रहा हूं, खुद ही खुद के बारे में गीत गाए जा रहा हूं, बाहर वालों से बिल्कुल क्या है कम इंटरेक्शन रहेगा, अपने ही ख्यालों में खोता जा रहा हूं, किसी का ज्यादा सुनना नहीं, अपने अपने में रहता। ऐसी जो विकार होता है उसको ऑटिज्म कहते हैं। फिर आ जाता है एक डेवलपमेंटल डिले, यानी जिस लेवल पे जिस व्यक्ति का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा आदमी तो हो गया 25 साल का, बुद्धि 12 साल की है, तो उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी विकासात्मक विलंब कहते हैं। ये सब किस में आते हैं भाई, ये आपके सब आते हैं, ये आपके आते हैं भाई आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में। और अब आपको आगे चलेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाता है भाई, हमारे सामने आ जाती मेंटल या बिहेवियरल डिसेबिलिटीज। अब ये मेंटल या बिहेवियरल डिसेबिलिटीज क्या होती है, पहले था इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल जो है यानी वो बौद्धिक है, आपका दिमाग का स्तर कम या ज्यादा है, ये बौद्धिक से नहीं है, ये पागलपन से संबंधित है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसमें वो वाली चीजें। जैसे मेंटल इलनेस, कोई आदमी बीमार है, उसको भी तो अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको कह दूं स्पेशल ओलंपिक किसका उदाहरण है, अगर जो इस क्लास को देखेगा वो तुरंत कह देगा सर अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का है, और इसमें मेंटल या बिहेवियरल जो डिसेबिलिटीज है यानी वो मानसिक रूप से जो भी है वही उसमें भाग ले सकते हैं। अब आगे क्या है, दूसरा है एडीएचडी। एडीएचडी क्या होती है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं, यानी हिंदी वालों के लिए क्या होगा, ध्यान घाटे अति सक्रियता विकार। यानी अब देखो इसको शब्द में तोड़ के देखेंगे, अटेंशन यानी ध्यान, डेफिशिएट यानी ये जिसको भी होता है एडीएचडी वो ध्यान लगा ही नहीं सकता, एक बिंदु पे ध्यान को एकाग्रित कर ही नहीं सकता। हाइपर एक्टिविटी, जल्दी जल्दी करेगा, ये लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा जल्दी जल्दी काम करेगा, किसी को भी कर रहा है, अरे यार पानी दे दो, बोतल फटाफट दे रहा है, उसमें क्या हाइपर एक्टिविटी होती है। देखा होगा ना हमारे घर में कोई ना कोई महिला में या पुरुष में हाइपर एक्टिविटी होती तो काम को बहुत बिगाड़ देगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगी। उसके बाद में भी क्या है, हाँ भाई करेगा भी है ना, कोई है मत सोचना कि हाँ सर सिर्फ। और डिसऑर्डर का मतलब तो क्या होता है, विकार होता है। तो हमको समझना है यानी ध्यान नहीं दे पा रहा और जल्दी जल्दी काम कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, एडीएचडी। इसमें क्या है, असावधानी होती है, अति सक्रियता होती है, आवेगशीलता होती है, यानी कोई भी व्यक्ति जल्दी जल्दी कार्य करता है। और आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमने एडीएचडी, मेंटल इलनेस वगैरह ये देख लिया। अब लास्ट हमारी जो डिफॉर्मिटीज है वो क्या कहती है, अदर कैटेगरीज की है। अब अदर कैटेगरीज क्या है, जो इनमें से कहीं पे भी नहीं आई हो। जैसे अपन कह सकते हैं कोई ब्रेन में चोट लगी हो तो दिक्कत आ गई हो, फिर अपन ये कह सकते हैं कि कोई बोलने में दिक्कत आती हो, कोई हकलाता हो, बोल नहीं पाता हो, इस तरह की कोई दिक्कत आ गई, तो इस प्रकार से। और उसके बाद में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, यानी किसी के मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया,
पार्किंसन रोग हो गया या मस्कुलर जो भी डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो पहले अपने पास आ गई फिजिकल। तो इस प्रकार की जो भी दिक्कतें आती है वो किसमें आती है, अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में आती है। अब सबका सवाल होगा कि सर ने सबको बता दिया कि विजिबल इनविजिबल डिसेबिलिटी या कुछ ऐसी होती है जो आसानी से क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाती, दिख नहीं पाती, वो सारी डिसेबिलिटी भी होती है। कुल मिला के हमने अब तक 4 बिंदु देखे हैं और 4 बिंदु आपके सामने मैं वापस लेके आता हूं, क्योंकि आपको पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ने इसका अर्थ देखा कि विकलांग छात्रों के लिए विशिष्ट और व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। फिर हमने देखा कि इसका मुख्य जो लक्ष्य क्या है, वो ऐसी गतिविधियां तैयार करना जो कैसा विकास करे भाई, इन ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समग्र विकास करे। फिर हमने क्या देखा, हमने इनके उद्देश्य देखे और उद्देश्यों में क्या देखा भाइयों, हमने ये देखा कि इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी कैसे वेलबींग हो सकती है, कैसे इनका कल्याण हो सकता है, वो चाहे सामाजिक कल्याण हो चाहे शारीरिक कल्याण हो, हर तरह का इनका विकास हो। फिर हमने इनकी जो विकलांगता उनके प्रकार देखे, 5 प्रकार, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और अन्य श्रेणी। अब भाई अपन जैसे ये देख लेंगे तो अब आप आगे चलते हैं। दो व्यक्तियों के नाम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके सामने टपकेंगे ही टपकेंगे। पहले व्यक्ति का नाम क्या है भाई, जॉर्ज टी स्टेफोर्ड। नाम भूलना नहीं है, जॉर्ज टी स्टेफोर्ड। इनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने 1939 में एक पुस्तक लिखी और वो भी पुस्तक किस पे थी, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा पे। इसी वजह से इनको जनक भी बोल सकते हैं, किसके, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के जनक भी इनको कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन, कौन सा फिजिकल एजुकेशन, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारा काम किया और ये जो आपकी संस्था है आफर्ड संस्था, उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। आपको पता है ना 1885 ब्रुकलिन बताया था मैंने कि आफर्ड संस्था की स्थापना होती है, उस आफर्ड संस्था के एक अध्यक्ष ये भी रहे हुए। नाम क्या है, जॉर्ज टी स्टॉफोर्ड। अगर कभी भी इनका नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध किससे है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा या अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन से। एक और नाम है चार्ल्स ई बुएल। क्या नाम है भाई, चार्ल्स ई बुएल। ये नाम भूलना नहीं है। ये नाम क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन में प्रबल समर्थक थे। किसके भाई, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के समर्थक थे। स्टेफोर्ड जनक है इनकी, स्टेफोर्ड क्या है, जनक है अनुकूलित अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के समर्थक थे। इन्होंने जोर दिया और किन बच्चों पे जोर दिया, इन बच्चों ने जो एक जैसे पार्किंसन स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल, वहां पे कार्य भी किया और इन्होंने जो विजुअली जो लोग थे, ब्लाइंड जो लोग थे, उनको मतलब उनके अपलिफ्टमेंट या उनके उद्धार के लिए बहुत ज्यादा काम किए। तो अगर कोई पूछ ले, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चार्ल्स ई बुएल का संबंध किस प्रकार की अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का था, तो ये क्या करेंगे भाई, दृष्टि बाधित। जो दृष्टि बाधित है यानी क्या है, आपके विजुअली इंपायर्ड। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो विजुअली इंपायर्ड जो भी बच्चे थे उनके अपलिफ्टमेंट पे किसने भाग दिया है भाई, चार्ल्स ई बुएल ने। तो कह सकते हैं कि आपके विजुअली इंपायर्ड फिजिकल एजुकेशन, जो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है, उसके फादर कौन है, चार्ल्स ई बुएल। लेकिन नॉर्मल अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के फादर कौन है, या अनुकूलित सामान्य अनुकूलित जो शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा, उसके फादर है आपके स्टेफोर्ड। ये इतनी सी चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो यहां तक तो नॉर्मल बात हो गई। अब एक शब्द आता है और एक शब्द ऐसा आता है कि हर किसी को उस शब्द के बारे में देखना चाहिए। शब्द क्या है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आप लोग क्या होंगे कि सर अब तक क्या पढ़ा रहे थे भाई, अब तक थी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। और ये सिर्फ शब्द ही महत्वपूर्ण है, मेरी उपयोगिता यह भी है कि मुझे पता है कि यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा, वो क्या है। तो सबसे पहले क्या है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, योग्यताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना
एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में बिठा के पढ़ाते हैं। समझना चीजों, अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन में सारा सिस्टम ही अलग है। नॉर्मल स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ ना बिठा के उनको अलग से उनकी सारा कार्यक्रम बनाया जाए, सारी शिक्षाएं पढ़ाई जाए। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है भाई, ये उनकी जो भी डिसेबिलिटी हो रखी है उनकी परवाह किए बगैर उनको सामान्य शिक्षा के जो बच्चे हैं उनके साथ ही बिठा रहे। आज अपने देखो राजस्थान की जितने भी स्कूल है वो सारी की सारी किस मॉडल पे है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे है। लेकिन आपको पता है एक स्कूल है यहाँ पे अपने तिरुमूर्ति सर्किल पे है, किस पे है वो, ब्लाइंड या शायद मेरे हिसाब से डम्प एंड डेफ स्कूल है। तो वो किसकी है, अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन की स्कूल है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये ज्ञात होना चाहिए। और ये ऐसे ऐसे अगर आप फैक्ट्स को समझते जाओगे ना, मजा आ जाएगा अपने को, आगे पढ़ने में कभी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लिया। अब आप कहोगे कि सर इससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति बता दो जिसने बहुत ज्यादा काम किया हो। बता देता हूं, अपन इसके जनक के रूप में कंसिडर करते हैं ओविडे डेक्रोली को। डेक्रोली का आपको खूब, डेक्रोली एक शिक्षक प्रणाली भी है, आपने खूब नाम सुना होगा। बेल्जियम के मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे डेक्रोली, और उनको इंक्लूसिव एजुकेशन का जनक भी कहा जाता है। यहां तक की बात मेरे सभी दोस्तों को, सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। अब मुझे आज्ञा होगी आगे बढ़ने की। यहां तक समझ में आते ही अपन आगे बढ़ते हैं और आगे एक चीज पे बात करते हैं, टर्मिनोलॉजीज, यानी शब्दावलियां ऐसी होती है और उन शब्दावलियों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अपनी कुछ कुछ शब्दावली ऐसी है जिनमें से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी किससे संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, जो इतने धीरे धीरे न्यूरॉन्स तंत्रिकाएं में आवेग भेजती है कि हम कोई काम कर ही नहीं पाते। इसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियों की जो टोन है वो प्रभावित होती है। जैसे मैं इसको पकड़ना तो चाहता हूं कि, पर मेरी जो तंत्रिकाएं हैं वो मैसेज को इतना स्लो भेज रही है कि मैं पकड़ ही नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति किसमें आ जाती है, सेरेब्रल पाल्सी में। दूसरी है आपकी ऑर्थोग्राइपोसिस। क्या है भाई, ऑर्थोग्राइपोसिस। अब ये क्या है, नाम ही आता है इनका, और नाम आते हम ऐसे हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या आ गया। अरे भाई थोड़ा सा हमारी क्लास को अगर सीरियस देखोगे तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके लिए तो मैं बैठा हूं। ये ऑर्थोग्राइपोसिस क्या है, ये क्या आंशिक रूप से फैलने या मुड़ने में क्या असमर्थ हो जाती है, आपके जोड़। अब ऑर्थो का मतलब तो जोड़ होता है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जोड़ से संबंधित है। और ऑर्थोग्राइपोसिस यानी उनके जो भी थोड़ा सा जो भी कह सकते हैं मूवमेंट में दिक्कत है। और पॉइसिस, सिस का मतलब है वहां पे कोई ना कोई बीमारी हो रही है। तो ये क्या है, आंशिक या पूरी तरह से किसी भी जोड़ को फैलने और मुड़ने में कोई भी दिक्कत आती है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राइपोसिस कहते हैं। मेरे साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी है शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर क्या होता है भाई, आपका छोटा कद होना। आपको पता है ना, छोटे छोटे जो वो होते हैं वो, और पैरालंपिक भी कहते हैं। हमारे एक साथी है कृष्णा नागर जी, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। वो क्या है, इस कैटेगरी में शॉर्ट स्टेचर में ही वो खेलते हैं, यानी छोटा कद होना। यानी जिन लोगों की ऊंचाई सामान्य लोगों की तुलना में कम होती है उनको छोटा कद से यानी शॉर्ट स्टेचर कहते हैं। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे अपन बात करेंगे, आगे आ जाता है एक एम्पुटेशन, यानी अंग विच्छेद होना। यानी आपने ट्रेन के नीचे आ गए हो, हाथ ही कट गया हो, या फिर आपके कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपके हाथ को हटाना पड़ गया हो, उनको कहते हैं अंग विच्छेदन यानी एम्पुटेशन। यानी किसी अंग को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है उसको एम्पुटेशन कहते हैं। छोटे छोटे शब्द है, इनके छोटे छोटे मतलब है, आई होप आपको याद हो रहे होंगे। उसके बाद में क्या है आपकी जो आपकी इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट है, यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक होता है, एम्पावरमेंट का मतलब होता है विकलांगता। यानी कोई मानसिक मंदता यानी बौद्धिक विकलांगता, यानी कोई कम सोच पा रहा हो, कम उसमें बुद्धि हो, कम दिमाग लगा पा रहा हो, उस विशेषता के बारे में बता रहा है कि जो व्यक्ति संज्ञानात्मक रूप से क्या है भाई उतना सक्षम नहीं है, या उसकी जो बुद्धि थोड़ी सी क्या है औसत है, उनको क्या कहते हैं भाई, उनको कहते हैं अपन इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस वाला कौन से ओलंपिक में खेलेगा, ये पैरा ओलंपिक में खेलेगा, ये पैरा ओलंपिक में खेलेगा, और ये किस में खेलेगा भाई, ये स्पेशल ओलंपिक में खेलेगा। ये स्पेशल ओलंपिक में खेलेगा, ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक है हाइपरटोनिया। हाइपर का मतलब होता है
ज्यादा, और टोनिया का मतलब होता है टोन होना। तो हाइपर टोन कहां हो सकती है? मसल में हो सकती है, यानी हमारी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा टोन होना यानी तनाव होना। हमारी मांसपेशियां बिल्कुल कभी कभी देखो ना टाइट हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी करने से ऐसे, तो बिल्कुल इस तरह से टाइट हो जाती है, जकड़ जाती है यानी सख्त हो जाती है। और एक हमारे क्या है? एथेटोसिस। और ये शब्दावली महत्वपूर्ण है भाई मेरे साथियों, ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें एक गति का विकार है। एथेटोसिस का मतलब क्या होता है? गति से संबंधित है, गति का विकार है, जिसमें शरीर के किसी भी एक हिस्से में धीमी, अनैच्छिक और ऐंठन जैसी क्या है? हरकतें होती है। और ये क्यों होती है? मस्तिष्क से किसी भी प्रकार की जो क्षति हो जाती है, यानी मैं देखूंगा आपका जो मस्तिष्क है वो दो हेमिस्फीयर में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जैसे राइट हेमिस्फीयर है उसकी में कोई दिक्कत आ रही तो लेफ्ट बॉडी में दिक्कत आएगी। अगर कोई भी न्यूरॉन, कोई भी तंत्रिका हल्की सी भी दब गई है तो उसकी वजह से कोई मूवमेंट आपका प्रभावित हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं भाई? एथेटोसिस कहते हैं। उसके बाद में एक और आपके शब्दावली आती है एटेक्सिया। अब आप लोग कहोगे सर ये कहां से ढूंढ ढूंढ के ले आते हो? देखो मेरा काम ही यही है, आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। इसके लिए कितना ही समय लग जाए, कितनी जी जान लग जाए, आपको ये याद करा के ही छोड़ूंगा। और आपको भी कसम है, अगर पढ़ रहे हो तो इससे ऐसे तरह से पढ़ना है कि हमारा एक प्रश्न भी गलत नहीं हो। टॉपर कोई भी घर से बन के नहीं आता। टॉपर आपके पास जो चीजें हैं, दिमाग है, जो संसाधन उपलब्ध है, उनका अधिकतम, श्रेष्ठतम, इष्टतम उपयोग करके आप टॉपर बन सकते हो। लेकिन हम मटेरियल दे दिया, समझा दिया, लेकिन कोई सोचे अरे नहीं यार आज तो मन नहीं है, मन नहीं है तो आप किसी दूसरे के लिए सीट छोड़ के जा रहे हो। आगे चलेंगे, देखो अब ये अटेक्सिया क्या होता है? ये भी किससे संबंधित है भाई? तंत्रिका से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? मांसपेशियों का जो समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाती है, यानी समन्वय में दिक्कत आ जाती है। और ये मांसपेशी क्या है? समन्वय नहीं कर पाती दोनों। अब देखो कभी डंबल उठाया है तो आपको अटेक्सिया दिखेगा, एक हाथ तो आपका ऊपर है और एक हाथ नीचे है, फिर आपको कहेगा ये भी उठा के रखो, थोड़ी देर बाद में ही नीचे आ जाएगा। अरे आपके ब्रेन में वो अटेक्सिया वाली दिक्कत आ रही है कि आप बराबर कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है? ये समन्वय में दिक्कत है। आगे चलेंगे, अब अपन ने शब्दावली भी पढ़ ली। शब्दावली के बाद में अपन ने क्या है भाई? टाइप ऑफ डिसऑर्डर यानी विकारों के प्रकार। कुछ कुछ विकार होते हैं, जैसे अपने को पता है एडीएचडी है, अपन ने पढ़ लिया। अब एक और विकार होता है एसपीडी। इनकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। एडीएचडी की फुल फॉर्म अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये याद हो गया, आपको पता है कि भाई इसमें कोई भी आदमी स्थिर नहीं बैठता, आवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी एक्टिविटी करता है। लेकिन ये क्या है? ये है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी संवेदित प्रसंस्करण विकार। इसमें क्या होता है? आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है जो मस्तिष्क होता है उसमें संवेदी जो जानकारी होती है, जैसे देखना, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, इनको अपने आप को प्रोसेस करने में दिमाग को बहुत टाइम लगता है। जैसे कोई आदमी है, अब मुझे क्या एसपीडी हो रखा है, अब मैंने टच तो कर लिया। आपको देखा होगा कोई आदमी कीड़ा किसी को आके काट रहा है लेकिन उसकी सेंसरी इतनी सेंस नहीं करे कि वो हाथ जल्दी से हटा दे। कोई आदमी देखा होगा आपने कि उसको गंध आ रही है, लेकिन नॉर्मल आदमी तो तुरंत वहां से हट जाएगा। लेकिन कोई जिसके क्या है एसपीडी वाली जो दिक्कत है, उसको आदमी को इतना सेंस नहीं कर पा रहा, दिमाग उसको गंध को अंदर महसूस ही नहीं होने दे रहा। तो ये जो परेशानी आती है एसपीडी वालों को आती है। और फुल फॉर्म नहीं भूलना भाई, आपको फुल फॉर्म भूलना ही नहीं है। फुल फॉर्म भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास में आती है एक और एएसडी। एएसडी विकार क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये ऑटिज्म क्या होता है? ये वही है, लोगों के सोचने तरीके, व्यवहार करने और दूसरों से बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है। आदमी क्या होता है? स्वयं में ही डूबा हुआ, ये आदमी क्या है भाई? ऑटिज्म वाला आदमी खुद में ही ऑटो यानी स्वयं में ही क्या डूबा हुआ रहता है ना। उसके बाद में ओसीडी। ओसीडी क्या होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी मनोग्रसित बाध्यता विकार। आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ऑब्सेसिव का मतलब होता है
आपके ज्यादा। कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब इस तरह का विकार जो आपके मनोग्रसित बाध्यता लाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बार बार अवांछित विचार आते हैं या उसे एक ही काम को बार बार करने की इच्छा होती है। अब क्या होता है, अपन किसी को कहते हैं ना, यार तेरे को ओसीडी है क्या, मतलब एक बार तेरे को समझा दिया, बार बार वही काम कर रहा है। मैंने तेरे को कह दिया कि मेरे बार बार पिन मत करे, लेकिन तेरे को ओसीडी है, तू बार बार पिन करेगा। मतलब 1000 बार किसी को मना करोगे ना, तब भी वो उसी तरह का व्यवहार करेगा। जैसे ऐसे कर रहा, अरे भाई तू नाखून नहीं खाना, फिर वो नाखून खाएगा, अरे भाई नहीं खाना, लेकिन क्या है उसके ओसीडी है। ऐसे अवांछित व्यवहार को बार बार करेगा ही करेगा। उसके बाद में क्या है, ओडीडी, वो ओसीडी था, ये ओडीडी यानी ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, यानी ये अवज्ञा विकार है। ये विपक्षी जिसको कहते हैं ऑपोजिशनल यानी विपक्षी, डेफिशिएंट यानी अवज्ञा, और डिसऑर्डर यानी विकार। ऐसा विकार जिसमें क्या है, व्यवहार संबंधित विकार है, जिसमें आदमी गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अधिकार रखने वाली इच्छा और कैसे क्या है, अवज्ञा करता है। अब जैसे मान लो मेरे एक जानकारी में उनका बेटा है, उसके क्या हो रखा है, ओडीडी हो रखा है। अब वो उनके पिताजी कहेंगे तू सुबह टाइम से क्यों नहीं उठता, वो तुरंत गुस्से में आ जाता है, क्या कर लूंगा उठ के, तुम क्या कर लिया उठ के, मतलब वो चिल्लाने लग जाता है, गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसको क्या है, ओडीडी है। वो कुछ भी हो आपके खिलाफ वाली बात ही बोलेगा, उसका ही वो समर्थन करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ओडीडी क्या है, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर ये है। अब भाई आपको इतना समझाने के बाद में आपके लिए बोनस, और बोनस क्या है भाई मेरी तरफ से, कुछ ऐसी पद्धतियां जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होती है। जैसे आपने देखा होगा, इस टॉपिक का नाम क्या है भाई, स्पेशलाइज्ड टीचिंग मेथड्स, यानी विशिष्ट शिक्षण विधियां। जैसे ब्रेल पद्धति है, ब्रेल पद्धति आपको सबको पता है किसके लिए होती है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते उनके लिए, उनके पढ़ने और लिखने की क्या है, स्पर्शनीय प्रणाली है। यानी दिस टेक्टाइल सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअल इंपायर्ड, जो भी आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है किसने दी, तो इसके आविष्कारक कौन है भाई, इसके आविष्कार है लुई ब्रेल। इन्होंने 1824 की साल में इसको किया था, जब ये 15 वर्ष के थे, केवल 15 वर्ष के थे जब इन्होंने इस ब्रेल पद्धति का उपयोग कर लिया था। यह ब्रेल सिस्टम किसके द्वारा है, लुई ब्रेल के द्वारा 1884 में दिया हुआ है, जो अंधे बच्चों को स्पर्श के रूप में सिखाने में मदद करता है। उसके बाद में एक और है ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इससे भी आप किसको पढ़ा सकते हो, इसको पढ़ा सकते हो, आप दृष्टिबाधित को पढ़ा सकते हो। ये किसके लिए भाई, दृष्टिबाधित के लिए है। सबसे पहले ब्रेल पद्धति भी किसके लिए, अंधों के लिए। ऑडियो बुक्स और रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है वो भी अंधों के लिए। फिर आता है डेफ और डम्प के लिए, मतलब कोई आदमी जो सुन नहीं सकता हो या बोल नहीं सकता हो, उनके लिए कौन सा है भाई, उनके लिए ऐसी अध्ययन प्रणाली है जो स्पर्श देख के और स्पर्श पे आधारित होती है। ऐसी शिक्षण प्रणालियों को यूज किया जाता है। जैसे ब्रेल पद्धति तो हो गया कि स्पर्श करके देखेगा अंधा आदमी की भाई ये ऊपर बी लिखा हुआ है, ऐसा हो गया। फिर क्या है, ऑडियो बुक्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुन सकता है तो पढ़ लेगा। फिर एक आदमी जो क्या है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो इस देखेगा और देखने के साथ में स्पर्श करके वो सीख सकता है। तो ये विशिष्ट जो मेथड है आपको पता होना चाहिए। इनमें से सबसे ज्यादा ये ब्रेल पद्धति पूछा जाता है कि ब्रेल पद्धति किसके लिए और किसने दिया था। अब भाई अपना टॉपिक तो यहां समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में और थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी जल्दी लूंगा, क्योंकि जैसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अंगीकृत शारीरिक शिक्षा का सर्वोत्तम रूप है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट एथलीटों के लिए खेल का माध्यम होना, नहीं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित शारीरिक शिक्षा, आंसर इसका ये हो जाएगा। ओलंपिक स्तर की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण, नहीं। सैन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको अपन ने क्या पढ़ा है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, अंगीकृत शारीरिक शिक्षा या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट,
छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में इनहेंस ओनली फिजिकल फिटनेस, यानी केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, नहीं। उसके बाद में प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज टू पार्टिसिपेटेड इन फिजिकल एक्टिविटी, यानी जो विकलांग छात्रों को सामान्य छात्रों की जैसे ही शारीरिक गतिविधियों में क्या है, भागीदारी देना, तो आंसर हो जाएगा। और केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। तो पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद में मजा आता है कि अपने को जब क्वेश्चन अगर देख लेते तो अपने को दिक्कत नहीं आती। फिर है भारत में कौन सा कानून विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो भाई देखो, विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता व्यक्तियों का अधिकार 2016 आया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। भूलना नहीं है। मैं अगर एक भी शब्द पढ़ा रहा हूं तो काम का ही होगा। मुझे किसी भी कंटेंट को पढ़ाने से पहले मैं अपने आप में सब कुछ देख के, सब कुछ सोच के कि कितना देना है, किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, फिर ही पढ़ाता हूं। तो अपने मन से हटाना नहीं है, जो अगर मैंने पढ़ा दिया तो याद करना ही करना है। फिर के बाद में द टर्म स्पेशल ओलंपिक इज रिलेटेड टू, यानी विशेष ओलंपिक जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है भाई? बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीटों के लिए, यानी एथलीट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ही होता है, ना तो आपके एम्पावरमेंट के लिए होता है, ना हियरिंग वालों के लिए होता है, ना ही डिसेबिलिटी वालों के लिए। तो आंसर आ गया। फिर एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगीकृत जो आपकी अडेप्टर फिजिकल एजुकेशन है उसका उदाहरण नहीं है? तो व्हील चेयर बास्केटबॉल तो है, ब्लाइंड क्रिकेट भी है, उत्कृष्ट एथलीटों के लिए मैराथन नहीं है, और गोल बॉल। अब यस, इतना तगड़ा क्वेश्चन है, भिड़ेगा ही भिड़ेगा, लगा लो भाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड नेट या फिर कोई भी एग्जाम हो, भिड़ेगा ही भिड़ेगा। क्यों भिड़ेगा? ये इसमें से कौन सा अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? व्हील चेयर बास्केटबॉल यानी स्पेशल बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित उत्कृष्ट एथलीटों के लिए ये नहीं है, और गोल बॉल ऐसा खेल होता है जो विशेष रूप से अपने जो भी डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए खेला जाता है। उसके बाद में अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी अंगीकृत शारीरिक शिक्षा में गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित संशोधित किया गया है, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको जो मतलब सामान्य जो गेम है उनकी कौन सी चीजों को संशोधित करके और अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी आपकी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हमने रूल्स पे चेंज किया, इक्विपमेंट्स में चेंज किया और इन्वायरमेंट में चेंज किया, और ये गतिविधि हो गई किसके लिए? आपके ब्लाइंड वालों के लिए या किसी के लिए। अभी हमको एक टास्क मिला था LNIP में, हमको एक टास्क दिया गया कि सर आप कुछ ऐसा करवाओ कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी करानी है। तो पता है मैंने बच्चों के जो खेल रहे थे ब्लाइंड है उनके घूघरे बांधे, घूघरे जानते हो जो आवाज करते, तो वो जहां जहां मूवमेंट करेगा दूसरा उसी हिसाब से आइडिया लगाएगा। तो ऐसी गतिविधि तैयार करना अडेप्टेड बच्चों के लिए। उसके बाद में क्या है, पैरा ओलंपिक्स किसके लिए होते हैं? तो आपको सबको पता है शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उनके लिए होता है, और उसमें होता है इनमें से कौन सा संवेदिक विकलांगता का उदाहरण है जिसको शारीरिक शिक्षा में अपनाया गया है? रीढ़ की हड्डी फिजिकल वाली, उसके बाद में सेरेब्रल पाल्सी फिजिकल वाली, एम्पुटेशन फिजिकल वाली, एकमात्र जो सुनना है वही किसमें है भाई? सेंसरी डिसेबिलिटी का उदाहरण है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में एक शब्द खेल का नाम है गोल बॉल। क्या नाम है भाई खेल का? गोल बॉल। विशेष रूप से निम्नलिखित स्थितियों वाले एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब गोल बॉल एक ऐसा खेल है जो किसके लिए वो किया गया है, और इतना महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही रखना है। लगा देता हूं डबल स्टार। विजुअल इंपायर्ड यानी जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए गोल बॉल खेल यूज होता है, भूलना नहीं है। उसके बाद में है पैरा ओलंपिक खेलों का संचालन कौन सी अंतरराष्ट्रीय समिति करती है? तो आपको पता है IOC, जो आपके कब बनी भाई? 23 जून 1894 में बनी, और ये किसके लिए भाई? नॉर्मल के लिए। फिर आपकी IPC बनी, IPC आपके 1989 में बनी है भाई आपकी। 1989 में
आपके बोन जर्मनी में इसका कार्यालय भी है। तो ये भाई आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आपके दिव्यांग खेलों जो भी है, यूनेस्को तो आपको पता ही 1945 में बना था। आगे चले भाई, डब्ल्यूएचओ भी तुम्हें पता है कि डब्ल्यूएचओ आपके 7 अप्रैल 1948 को बना था ना। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। अब बात किसकी आ गई, अब वो क्वेश्चन आ गए कौन से, अब आगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो आपको बताया था समावेशी शिक्षा क्या है, एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चे हो, कोई सा भी बच्चा हो, साथ में ही पढ़ते हैं। तो क्या है भाई, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं, विकलांग छात्रों के लिए अलग से स्कूल नहीं, सभी छात्रों के लिए एक साथ शिक्षा हो, बिल्कुल सही है, केवल ग्रामीण छात्रों के लिए नहीं। तो पहला सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो सीधा सा क्या है, कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद में क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, तो आपको है इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी यानी समानता और सुगमता। मतलब हर व्यक्ति एक ही जगह रहे, एक ही साथ पढ़े, और उसमें क्या होता है भाई, इक्विटी हो और एक्सेसिबिलिटी हो, यानी साथ में ही सब लोग सुगमता रहे पढ़ने में। फिर आपको पता होना चाहिए कि भारत में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जिसको आरटी कहते हैं वो कब पारित हुआ, 2009 में। और प्रश्न देख के तो आपको समझ में आ गया होगा, सर मजा आ गया, ये सवाल अपने को कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा अभ्यास का उदाहरण है, तो क्या है भाई, विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों में संशोधन करना ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। थोड़ी सी अपना टीचिंग मेथड, अब जैसे मेरे सामने कोई भी अंधा बैठा हो, दिव्यांग बैठा हो, कोई भी बैठा हो, अब मैं सबको सिखाने के लिए एक ही साथ में कोई ना कोई रूल रेगुलेशन में चेंज करके उनको भी साथ में पढ़ा लूं, तो ये है संशोधित कार्यक्रम में वो करना। उसके बाद में भाई अपना छठा क्वेश्चन है, रिसोर्स रूम इन स्कूल आर मेंटल फॉर, यानी जो स्कूल में जो संसाधन होते, रिसोर्स रूम होता है, वो किसके लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के भंडारण के लिए नहीं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले छात्रों को सहायता करने के लिए बिल्कुल हाँ, खेल उपकरण का भंडार करने के लिए नहीं, और शिक्षण की बैठने नहीं, मतलब जो शिक्षक जहां बैठते हो वो भी नहीं। अब अपना थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। किस अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र में सबसे पहले सभी के लिए शारीरिक मतलब समावेशी शिक्षा पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दिया गया था, तो उसका नाम है भाई सलांका। और सलांका कहां पे, स्पेन में, एक स्पेन में एक जगह है सलांका, वहां पे क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, एक कन्वेंशन हुआ वहां पे, और उसी में अपने इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, याद करना है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का अर्थ क्या है, यानी विकलांग छात्रों को नियमित कक्षाओं में शामिल करने के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और 9वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, विविध शिक्षण आवश्यकताओं एवं संशोधित और अनुकूलित होनी चाहिए। यानी आप बिठा तो सबको साथ ही रहे हो, पढ़ा भी सबको साथ ही रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा मेथड अलग बनाना है। और आज का लास्ट प्रश्न क्या है भाई, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा कानून शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित है। यानी आपका अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का जो कार्यक्रम है वो किस पे आधारित है, और वो कहते हैं भाई विकलांग जो भी व्यक्ति है उनके अधिकारों के लिए हमने 2016 में एक्ट पारित किया गया है। ये बात थी आपके अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन की। अब मैं आपको बताऊं, हमने पूरे चैप्टर में किस किस की बात कर ली है। देखो, सबसे पहले तो अपन ने एक सेकंड, अर्थ देख ली, परिभाषा देख ली, इनके लक्ष्य देख लिए, उद्देश्य देख लिए,
पुराने प्रश्न देख लिए, अपन ने डिसऑर्डर वगैरह सब देख लिए, यानी हमने आज की इस क्लास में कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी प्रत्येक वो चीज कवर की है जो हमको कवर करनी चाहिए। और वो इस क्लास को अगर कोई भी व्यक्ति देख के जाता है तो वो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो, उसका एक भी प्रश्न अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन चैप्टर से गलत नहीं हो सकता। ये आपके बड़े भाई का वादा है, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को इतना इन डेप्थ में और पूरा रिसर्च करके साथ में आपको डाटा लाता हूं। आपको बस ज्यादा से ज्यादा बार उसको पढ़ना है, समझना है। बहुत देर रात भी हो गई है, तो आज की क्लास में इतना ही, और अपन नेक्स्ट क्लास में फिर वैसे ही मिलेंगे। आप लोग तब तक रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपका प्यार ऐसे ही इस क्लास के प्रति, मेरे प्रति दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।